सो कैसे हो बच्चा लोग? होप सो तैयारी अच्छी चल रही है। आज का हमारा चैप्टर है, जैसा कि आप देख सकते हो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो क्या जानते हो बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में? पूरा 10th ही तो सर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे चल रहा है कि नहीं? तो कंट्रोल क्या है बेटा? ये दो एक टर्म्स को अगर स्प्लिट करे, अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो मैं बोलूं स्टैंड अप बच्चा लोग, सिट डाउन। तो आप मेरे जो भी रिस्पॉन्सेज है, जो भी मैसेजेस है, उस पर रिप्लाई कर रहे हो, वो एक्शन कर रहे हो। तो जब मैं कोई कमांड दे रहा हूं और आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स कर रही है, उसे बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी कि बायो अपन 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में। तो आज का हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि कैसे ह्यूमन में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है, प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। और चलिए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर की। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अभी क्या इमेज दिख रही है बच्चा लोग? मेरे हाथ में कुछ दिख रहा है? क्या है वो? ब्रेन है। जी हाँ, ब्रेन। तो हमारे बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है वो किससे कंट्रोल होता है? नर्वस कंट्रोल से। किससे होता है बेटा? नर्वस कंट्रोल से। नर्वस कंट्रोल मतलब क्या? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सारी नर्व्स और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके पूरा कंट्रोल करता है। इसी को बोला जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कि जैसे ठंड लगी तो चद्दर ओढ़ लिया, गंदी स्मेल आ रही है तो नाक पे हाथ रख लिया, कुछ गर्म लगा तो हाथ हटा लिया। तो कैसे किसी भी स्टिमुलस, अब स्टिमुलस मतलब क्या? किसी भी चीजों से जो हम फील कर रहे हैं और कैसे हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स दे रही है, उसी को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। जैसे मम्मी डांटती है तो तुरंत फोन छुपा देते हैं, मैम होमवर्क नहीं किया तो तुरंत बहाना ढूंढ लेते हैं। तो हमारी बॉडी कैसे हर रिस्पॉन्स पे कोऑर्डिनेट करती है कमांड्स पे, वही हमारा चैप्टर बता रहा है। दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब एनिमल नर्वस सिस्टम अगर बात करें तो दो में डिवाइडेड है बेटा। एकदम इजी भाषा में बोलूं तो नर्वस सिस्टम दो में डिवाइडेड है। दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस और पीएनएस। इसका फुल फॉर्म अगर बोले तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का फुल फॉर्म बोले तो क्या हो जाएगा बेटा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी हमारा पूरे बॉडी का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एक तो नर्वस कंट्रोल है और एक एंडोक्राइन कंट्रोल है। एंडोक्राइन सिस्टम हम पार्ट 2 में हमारा पूरा इन डेप्थ पढ़ेंगे। इस पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे नर्वस कंट्रोल के बारे में, ह्यूमंस में, और कैसे प्लांट्स में होता है उसके बारे में। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कि कैसे सेंटर में रह के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड काम करते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स कैसे काम करती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और नेक्स्ट हमारा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बना बेटा? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दो चीजों से। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स। तो सीएनएस दो चीजों से बना है बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पीएनएस दो चीजों से बना है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब टोटल ह्यूमन बॉडी में 12 क्रेनियल नर्व्स होती है बेटा, और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। तो होप सो इधर तक क्लियर हुआ बेटा? तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? दो से,
नर्वस कंट्रोल, एंडोक्राइन कंट्रोल। नर्वस कंट्रोल कितने में डिवाइडेड बेटा? दो में, सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस यानी ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स, और पीएनएस मतलब स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स। सेंटर में रखे जो काम करता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स है और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। अब बढ़ते ये नर्व्स। नर्व्स मतलब क्या बेटा? जो हमें सिग्नल लेके जाते हैं, हमारे ब्रेन तक जो भी सिग्नल लेके जाते हैं उसको नर्व सेल बोला जाता है। तो नर्व सेल ऑलरेडी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, न्यूरॉन भी बोला जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। सो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है बेटा? जो पूरे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो कौन है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या कर रहा है बेटा? सिग्नल लेके जाता है। सपोज अभी अगर यहाँ पे ये बॉटल का टेम्परेचर बहुत हाई है, इसमें बहुत गर्म पानी भरा है और मैंने इसको टच किया, तो मुझे क्या लगेगा? ये बॉटल गर्म लगेगा, तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा? मेरा हाथ हटा दूंगा। तो ये सिग्नल देने वाला कौन था? यहाँ के रिसेप्टर, जो नर्व सेल की मदद से ब्रेन को सिग्नल लेके जा रहे हैं कि भाई यहाँ कोई गर्म चीज पड़ी है, आपको हाथ हटाना है। तो इसी को बोला जाता है न्यूरॉन। अब बढ़ते हैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की ओर। न्यूरॉन के आगे बेटा जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को, इसको बोला जाता है डेंड्राइट्स, जो सिग्नल रिसीव कर रहा है। मतलब सपोज जैसे ही कोई सिग्नल आ रहा है तो डेंड्राइट्स ने क्या किया? सिग्नल रिसीव किया। सो न्यूरॉन के आगे जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है या ये वाले, उसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, व्हिच रिसीव्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेंड्राइट्स। इट्स ट्रैवल टू द न्यूक्लियस, जहां फ्यूचर में स्टोर होता है। अब आप लोगों को पता है, एक बार मैंने ये उठाया, गर्म था, तो दोबारा मेरा ब्रेन क्या कर लेगा कि ये बॉटल गर्म है, मुझे इसे 5 मिनट तक नहीं उठाना है, तो ये इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखेगा। सो द मैसेज देन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिक इंपल्स थ्रू द एक्सॉन। और ये वाला पार्ट है बेटा, वो है एक्सॉन, जिसके ऊपर एक शीट की कवरिंग रहती है, जिसको बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोला जाता है बेटा? माइलिन शीट। अभी लेबल करके आपको बताऊंगा। और न्यूरॉन की एंडिंग्स को बोला जाता है नर्व एंडिंग, जहां एक न्यूरॉन खत्म होता है और उसी एंडिंग से एक नया न्यूरॉन चालू होता है। ऐसे करके पूरा चेन है जो ब्रेन तक क्विकली सिग्नल लेके जाता है और हम हमारा हाथ हटा लेते हैं। ये मिली सेकेंड्स में काम करता है बेटा। सो डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, यहाँ जहाँ ये खत्म हो रहा है, और ये हो गया नर्व एंडिंग को एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं। और दो न्यूरॉन जहाँ खत्म हो रहे हैं उनके जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स बेटा। क्या बोला जाता है? साइनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन अगर यहाँ खत्म हो रहा है और यहाँ से एक नया न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों के जंक्शन को क्या बोला जाएगा बेटा? साइनेप्स। अगर उसको लेबल करें तो ये हो गया हमारा डेंड्राइट, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया हमारा एक्सॉन, ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल या नर्व एंडिंग, और ये जो शीट कवरिंग होती है उसको बोलते हैं माइलिन शीट, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। और जहां दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन खत्म होता है दूसरा न्यूरॉन शुरू होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। होप सो आप लोगों को न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्लियर हो बेटा। तो क्या है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन कैरीज सिग्नल एंड इंफॉर्मेशन। Neuron consists of dendrite, which receives the signal. From dendrite, it travels to axon, and in nucleus it is stored. From axon, it travels to nerve ending, and from nerve ending, it gives signal to another neuron. In this way, एक चेन से दूसरे चेन पूरे सिग्नल जाके ब्रेन तक हमें एक स्टिमुलस मिलता है कि हमें हाथ को विड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं हम अपनी अगली स्लाइड की ओर। सो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, रिफ्लेक्स एक्शन। उस पर बढ़ने से पहले बेटा, अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होता है? नर्वस कंट्रोल, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सी दो चीजों से बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बना है? ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। इधर तक क्लियर है बेटा? अब रिफ्लेक्स एक्शन मतलब क्या? 3 वर्ड्स याद रख लो। सडन, अनकॉन्शियस, इनवॉलेंट्री एक्शन। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो चाबी है, सपोज मैं आपको पढ़ा रहा हूं और मेरा हाथ इस चाबी के इस धार पे जोर से लग गया या इसके एज पे लग गया, तो मुझे क्या लगेगा कि मुझे कुछ
चुभ गया और मैं उधर से तुरंत अपना हाथ क्या कर लूंगा, हटा लूंगा। तो सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। सो रिफ्लेक्स एक्शन बेटा, तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि ब्रेन से निकलने वाले 12 नर्व्स क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। सो अब उससे पहले सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शन होता कैसे बेटा? सडनली मतलब क्या, अभी जब आपको कोई चीज चुभ रही है या कोई चीज गर्म लग रही है, सपोज ये पानी का बॉटल बहुत गर्म है टेम्परेचर में, और मैं इसको पकड़ के तो नहीं बैठूंगा, वाह गर्म लग रहा है मजा आ रहा है, ऐसा तो नहीं करूंगा बेटा। सडनली क्या करूंगा, मैं मेरा हाथ हटा लूंगा। अनकॉन्शियस मतलब बिना सोचे समझे। इनवॉलेंट्री मतलब मैं कितना भी ट्राई करूं कि इस हाथ को इससे पकड़ के रखूं, पर मेरा हाथ पकड़ के नहीं रखेगा, मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे आपके आईज ब्लिंक करना, आप 1 सेकंड या 1 मिनट तक कंट्रोल कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। सुई, सडन तुरंत, अनकॉन्शियस बिना सोचे समझे, इनवॉलेंट्री मतलब आपके कंट्रोल में ना होना, इसी एक्शन को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन बेटा। सो इसको याद रखने का निमोनिक क्या है? सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शन, सुई। सो सडन unconscious involuntary action is called as reflex action. It happens without conscious thinking, saving time and protecting us from harm, है ना? जैसे गाड़ी एकदम से आने वाली तो ब्रेक लगा देते, साइकिल पैडलिंग कर रहे होते, एकदम से गिरने वाले तो पैर नीचे रख देते। तो ये सारे अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री एक्शन को ही बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। अभी कैसे काम करता है, इसमें कौन कौन रोल प्ले करता है, वो अपन इन डेप्थ पढ़ेंगे। अब मैंने जैसा कि बोला कि रिफ्लेक्स चाहिए क्यों, तुरंत एक्शन तो लेना है ना बेटा। कोई चीज अगर गर्म है या कुछ भी आपको चुभ रहा है तो क्या हो रहा है, तो रिफ्लेक्स तो चाहिए ना बेटा, क्विकली हमारा बॉडी उस पर काम कर सके, इसीलिए हमें रिफ्लेक्स जरूरी है। सो थिंकिंग टेक्स टाइम बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ब्रेन कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स। थिंकिंग मतलब आप सोच रहे हो, जैसे सिंपल है, आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला, तब आप बहुत सोचते हो पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो आपका रिफ्लेक्स एक्शन काम नहीं कर रहा। पर तुरंत अगर मैंने बोला अभी 10 मार्क का टेस्ट है बच्चा, और सीधा आपके पेरेंट्स को कॉल जाएगा, 10वां मिनट सबकी किताबों से सब रट लोगे, रिफ्लेक्स एक्शन एकदम से चालू हो जाएगा। सडनली अनकॉन्शियसली इनवॉलेंट्री आपका ब्रेन सब पढ़ना चालू कर देगा। तो थिंकिंग से ज्यादा रिफ्लेक्स एक्शन इसलिए चाहिए कि सडनली अपने को जब कोई क्विक एक्शन लेना हो, इमरजेंसी सिचुएशन हो, तब रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है। अभी काम कैसे करता है उसके बारे में अपन देखेंगे। सो ये है रिफ्लेक्स आर्क, पूरा रिफ्लेक्स एक्शन काम कैसे करता है उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो उस पे पढ़ने से पहले मैं पहले आपको समझाऊं कि रिफ्लेक्स एक्शन आखिर है क्या, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। मुझे कुछ भी स्टिमुलस मिला, कोई भी चीज गर्म लगी तो वो स्टिमुलस है। गर्म, ठंडा, आंखों से कुछ धुंधला दिखना, गंदी स्मेल आना, कुछ ऊंचा सुनाई देना, कुछ कड़वा लगना, ये सब क्या है, स्टिमुलस है। अब इन स्टिमुलस पे एक सेंसरी ऑर्गन काम करता है, वो है रिसेप्टर। कौन काम करता है बेटा? रिसेप्टर। आएंगे आएंगे इस टॉपिक पे भी अभी आएंगे। रिफ्लेक्स आर्क पे जाने से पहले ये पूरा इन डेप्थ समझेंगे, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में। तो स्टिमुलस, रिसेप्टर। तीसरी चीज है सेंसरी नर्व, जिसने सिग्नल रिसीव किया वो पूरे सेंसेस लेके बॉडी में जाएगा, सेंसरी नर्व। अब जब भी सिग्नल ले जाता है बेटा तो नजदीकी सेंटर के पास ले जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल दे देता है कि भाई कुछ गर्म लग रहा है, हाथ हटाना है। तो सबसे नजदीक हाथ से कौन सा हमारा बॉडी ऑर्गन है? स्पाइनल कॉर्ड। तो स्टिमुलस रिसीव हुआ, रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, रिसेप्टर ने क्या किया, सेंसरी नर्व से स्पाइनल कॉर्ड को ले गया, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, मोटर नर्व की मदद से मसल्स वगैरह पे काम करेगा। और ये मसल्स वगैरह पे काम कर रहा है, तो इसको बोला जाता है इफेक्टर। सरसमी, इसको याद रखने का निमोनिक क्या है बेटा? SRSSME। स्टिमुलस, कुछ भी आपको सिग्नल मिला गरम वगैरह, रिसेप्टर ने सिग्नल रिसीव किया, वो रिसेप्टर सेंसरी नर्व की मदद से स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देगा कि भाई यहाँ कुछ गरम लग रहा है।
फिर मोटर नर्व, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स मोटर होती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सेंसरी आपने जो सेंस किया वो ले गया मोटर नर्व। इफेक्टर, इफेक्टर यानी मसल्स वगैरह पे काम किया। जैसे सिंपल भाषा में बोलो, आप किसी फैक्ट्री के पास से गुजर रहे हो, बहुत गंदी स्मेल आ रही है बेटा, तो आपका स्टिमुलस क्या हुआ? गंदी स्मेल। किसने रिसीव किया? आपके नोज के रिसेप्टर ने। टोटल 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं, अपन सबको पता है। आईज फॉर विजन, ईयर्स फॉर लिसन, नोज फॉर स्मेल, टंग फॉर टेस्ट और स्किन फॉर सेंसेशंस, और छठा कॉमन सेंस। तो 5 सेंसेस है बेटा। तो अब आपको यहां से अच्छी कुछ स्मेल नहीं आ रही, तो आपको क्या सिग्नल गया कि हमें कुछ अच्छी स्मेल नहीं आ रही, तो सिग्नल गया और हमारे हाथों ने क्या किया? नोज पे हाथ रख लिया या हैंकरचिप निकाल के कवर कर लिया। तो ये था पूरा रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, यानी सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी एक्शन का जो पाथवे है उसी को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। अब आर्क में हो क्या रहा है बेटा? आपको कोई भी सिग्नल मिला, स्टिमुलस, 5 तरह के रिसेप्टर होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। आईज में होता है फोटो रिसेप्टर। कौन सा रिसेप्टर बेटा? तो पहला रिसेप्टर कौन सा बेटा अपना? फोटो रिसेप्टर, जो कहां पाया जाता है? आईज में। दूसरा कौन सा है बेटा? फोनो रिसेप्टर, जो कहां पाया जाता है? ईयर्स में। तीसरा है ऑल्फैक्टरी, जो कहां पाया जाता है? नोज में। चौथा है गस्टेटरी, जो कहां पाया जाता है? टंग में। और पांचवा है टेंगो, जो पाया जाता है स्किन में। तो होप सो 5 रिसेप्टर्स आपको क्लियर हुए। फोटो रिसेप्टर आईज में, फोनो रिसेप्टर ईयर्स में, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज में, गस्टेटरी रिसेप्टर टंग में और टेंगो रिसेप्टर स्किन में। जब भी कोई रिसेप्टर रिसीव कर रहा है सिग्नल को, तो वो क्या करता है? सेंसरी नर्व्स, इनसे सेंसरी नर्व्स अटैच्ड है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सिग्नल देंगे, और फिर वो मोटर नर्व से इफेक्टर यानी किसी भी मसल्स पे काम करेंगे एक्शन करने के लिए, और इसी पाथवे को बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्स आर्क। द पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। और इसको याद रखने का निमोनिक क्या था? रिफ्लेक्स एक्शन क्या था बेटा? सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंटरी एक्शन, सडनली हुआ, बिना सोचे समझे हुआ, आपके कंट्रोल में नहीं हुआ, उस एक्शन को बोला गया रिफ्लेक्स एक्शन। और इसी के पूरे रास्ते को बोला गया रिफ्लेक्स आर्क, दैट इज सरस मी। अब आते हैं हमारे डायग्राम पे। ये इसने गर्म हाथ से छुया, स्टिमुलस, कौन सा स्टिमुलस? टेंगो रिसेप्टर। सेंसरी नर्व से कहा गया स्पाइनल कॉर्ड को कि भाई गर्म लग रहा है, हाथ हटाना है। वहां से क्या आया? मोटर नर्व। अब जब जिस जंक्शन पे सेंसरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन से आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन निकल रहा है, उसको रिले न्यूरॉन भी बोलते हैं बेटा। रिले मतलब इसके बाद रिले रेस किया है ना, कि मैंने इसको पास दिया, ये इसको पास देगा, वो उसको पास देगा, जिस टीम ने पहले खत्म किया, वो रिले रेस होती है। उसी तरीके से यहां से सेंसरी न्यूरॉन ने सिग्नल लिया और स्पाइनल कॉर्ड को दिया, और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया? वहां से मोटर न्यूरॉन दिया, हाथों की मसल्स को बोला कि भाई हाथ हटाना है अपने को, ये चीज गर्म है। तो स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर, इफेक्टर मतलब आपका मसल। ठीक है। सो सिंपल भाषा में बोलो बेटा, तो ये हमारा पूरा स्पाइनल कॉर्ड ही काम कर रहा है, ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। ब्रेन खाली स्टोर करके रखेगा फ्यूचर में कि यहाँ कुछ गर्म चीज पड़ी है, उसको याद जरूर रहेगा। पर इधर अगर सिंपल भाषा में बोले तो इधर सारा काम किसका है? जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होती है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। तो उसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजों का इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड हमारा क्या हो गया? स्टेट गवर्नमेंट हो गया, कि सारा कंट्रोलिंग किसके हाथ में है? स्पाइनल कॉर्ड के ही हाथ में है। तो यहां से चीजें गर्म ली, तो ये हो गया हमारा स्टिमुलस, ये हो गया हमारा स्टिमुलस, ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और यहां से गया सेंसरी न्यूरॉन, और यहां से आया रिले न्यूरॉन बेटा।
ठीक है, जिसको मोटर न्यूरॉन भी बोला जाता है। और इस तरीके से पूरा रिफ्लेक्स आर्क काम करता है कि भाई स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, इफेक्टर। तो ये हो गया सरस्मी, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, इफेक्टर। तो इसी पाथवे को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क बेटा। सरस मतलब SRSS गुजराती वर्ड होता है, सरस मतलब अच्छा। तो सरस याद रख लो बेटा, और खुद की तारीफ करनी है। मैं अच्छा हूं। ठीक है, तो सरस मी, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर नर्व, इफेक्टर। इन्हीं छह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। होप सो 3 मार्क का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। ये हमारा पार्ट 1 था बेटा। पार्ट 1 एज इन पूरा इंट्रोडक्शन, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन का स्ट्रक्चर, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर, और ये कैसे प्रोटेक्टेड है, हमारा पार्ट 2। फिर पार्ट 3 हमारा रहेगा कैसे हमारे प्लांट्स भी इन सारी चीजों पे काम करते हैं, प्लांट की मूवमेंट्स, प्लांट के ऑर्गन्स, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो बढ़ते हैं हमारे पार्ट 2 की ओर। पार्ट 1 का एक क्विक ब्रशअप करें तो क्या पढ़ा अपन ने बेटा? कंट्रोल के बारे में पढ़ा, कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। दो टर्म समझ आई कि कैसे हमारी बॉडी किसी भी रिस्पॉन्स पे कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी, और कैसे उस पर रिस्पॉन्स देता है। फिर अपन ने पढ़ा रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो द सडन अनकॉन्शियस इनवॉलेंट्री एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इसके पूरे पाथवे को बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क, जो कि है स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर नर्व, स्पाइनल कॉर्ड, इफेक्टर। ये था हमारा रिफ्लेक्स आर्क। फिर अपन ने रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा। 5 रिसेप्टर है, फोटो, फोनो, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टैंगो। इन्होंने सिग्नल रिसीव किया और हमारी बॉडी ने इन पे एक्ट किया। अब बढ़ते हैं हमारे CNS के दो मेन पार्ट, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब spinal cord is not only for reflex, it sends information to main coordinating center. Together the brain और spinal cord मिलकर CNS बनाते हैं, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को बोला जाता है PNS। ऑलरेडी अपन वो डिस्कस कर चुके बेटा। ये जो भी नोट्स है बेटा, ये सारे प्रिसाइज नोट्स है आप लोगों को क्विक लर्निंग के लिए। तो आपको कोई भी नोट्स चाहिए होंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है एज ए नेम ऑफ स्कॉलर क्लासेस। अब ब्रेन, सब बोलते हैं ना दिमाग नहीं है तेरे अंदर, दिमाग घुटनों में, दिमाग सही लोकेशन पे है बेटा। अब दिमाग के ऊपर एक हार्ड कवरिंग है जिसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोला जाता है बेटा? क्रेनियम। यानी ये जो हार्ड बोनी कवरिंग है वो है क्रेनियम। हमारा पूरा ये स्कल है और इसके ऊपर जो हार्ड बोनी कवरिंग है वो क्रेनियम है। और ब्रेन के 4 लोब्स है बेटा। आगे वाला फ्रंटल, ये है पैराइटल, उसके पीछे है ऑसिपिटल, दोनों साइड में है टेम्पोरल। तो क्या फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और दोनों साइड के टेम्पोरल। तो 4 लोब्स में ब्रेन डिवाइडेड है। सो बढ़ते हैं आगे। तो फ्रंटल लोब का काम क्या है बेटा? अब सारे लोब्स के काम है। अभी एक कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को हो जाता है कि सर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन और ये लोब में क्या डिफरेंस है? तो बच्चा फोर ब्रेन जो पूरा पार्ट है वो फ्रंटल लोब से ही बना है। जो ऑसिपिटल वाला पार्ट है या जो टेम्पोरल वाला पार्ट है, ये ब्रेन के 3 पार्ट्स है जो अलग अलग फंक्शन है। लोब मतलब क्या? अगर आप लोगों ने फूल गोभी देखी हो तो फूल गोभी की कैसे अलग अलग ब्रांचेस है, वैसे ब्रेन के 4 लोब्स है। फ्रंट वाला पार्ट फ्रंटल, बायोलॉजिकल टर्म है। पीछे वाला एकदम ऑसिपिटल और उधर पैराइटल, और साइड साइड वाला टेम्पोरल। जो फ्यूचर आगे बायो में आप लोग डिटेल में पढ़ोगे, फ्रंटल का काम क्या है, पैराइटल का काम क्या है, ऑसिपिटल का काम क्या है, ये खाली लोग पता होनी चाहिए बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल ब्रेन के 4 लोग है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल। बाकी आप लोगों को जो आएगा वो आएगा ब्रेन 3 में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन, आगे बीच में पीछे ऐसा। फोर पूरा ये, मिड यहाँ और हिंड उसके पीछे, और उसके पार्ट्स भी अपन पढ़ेंगे। सो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे कि भाई ब्रेन 3 में डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन या हिंड ब्रेन, जो भी प्रोनाउंस करो। फोर ब्रेन बना है बेटा सेरेब्रम से।
फोर ब्रेन जो बना है सारे, ये जो पूरा पार्ट है वो है सेरेब्रम, ठीक है। ये पूरा हमारा फोर ब्रेन है। द ब्रेन कंट्रोल्स थिंकिंग, वॉलेंट्री एक्शन, इनवॉलेंट्री एक्शन, और तीन मेन पार्ट्स है। फोर ब्रेन जो थिंकिंग सेंटर है बेटा, जो डिसीजन लेते हो आप वो फोर ब्रेन से ही लेते हो। जो भी आप आवाज सुनते हो, स्मेल, टेस्ट, मतलब जितने सेंसेशंस है, जितनी सेंसरी चीजें वो किस पे काम कर रही है, फोर ब्रेन पे। आपका देखना, सुनना, समझना, बोलना, सब कुछ, सारा थॉट प्रोसेस फोर ब्रेन से। इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वॉलेंट्री एक्शन स्टोर करता है, कंट्रोल करता है, और आपको जो भूख, प्यास, आपके इमोशंस, ये सारी चीजें कंट्रोल, आपका थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, फोर ब्रेन बेटा। मतलब इनडायरेक्टली वॉलेंट्री एक्शन से लेके, इंफॉर्मेशन स्टोर करने से लेके, इमोशन, हंगर, थर्स्ट, सब कंट्रोल करने वाला कौन है, फोर ब्रेन। इसीलिए वो इतना लार्ज पार्ट है। अब बढ़ते हैं मिड ब्रेन की ओर। नेक्स्ट है हमारा मिड ब्रेन, यानी ये वाला रीजन बेटा। अब ये सबसे सेंसिटिव रीजन होता है, सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। सो कंट्रोल सर्टेन इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक प्यूपिल रिफ्लेक्स, पोस्चर एडजस्टमेंट, और ये सब। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या, जैसे आपके आईज ब्लिंक कर रही है, तो जितनी इनवॉलेंट्री एक्शंस है वो मिड ब्रेन पे है। वो कहते हैं ना, इधर अगर चोट लग गई तो इंसान को डेथ भी होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि अगर मिड ब्रेन पे डैमेज आ गया बेटा, तो सारे एक्शंस बॉडी करना बंद कर देती है। तो पैरालिसिस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, या तो ब्रेन डेड होने के चांसेस, ब्रेन डैमेज सबसे ज्यादा इसमें हो जाता है। तो मिड ब्रेन सबसे सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि वो सारे इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। और बात करें हैंड ब्रेन की या हैंड ब्रेन की, तो ये वाला पार्ट पूरा हमारा हैंड ब्रेन है। ये हो गया सेरेबेलम, पॉन्स, और ये नीचे वाला पार्ट मेडुला, पॉन्स, मेडुला। सो सेरेबेलम हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है। तो हैंड ब्रेन कितनी चीजों से बना है, तीन। फोर ब्रेन, ब्रेन तीन पार्ट्स में, फोर, मिड, हिंड। फोर ब्रेन सेरेब्रम जो सारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हो गई, थॉट प्रोसेस हो गया, सब कुछ। मिड ब्रेन हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस पर है। हाइंड ब्रेन जो हमारे तीन में डिवाइडेड है, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला। सेरेबेलम क्या करता है बेटा, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है और बैलेंस को मेंटेन करता है। आप कैसे उठ रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे चल रहे हो, ये सारा पोस्चर एडजस्टमेंट सेरेबेलम करता है, वॉलेंट्री एक्शन। और मेडुला क्या करता है बेटा, तो मेडुला हमारे इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे हमारा हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ये सब कंट्रोल करता है। तो और मेडुला जहां खत्म होता है वहीं से स्पाइनल कॉर्ड शुरू होता है। तो हैंड ब्रेन दो में डिवाइड है, तीन में डिवाइड है, पॉन्स, मेडुला, सेरेबेलम। सो ये ऑलरेडी अपन ने पढ़ा कि रिफ्लेक्स आर्क में क्या चीज थी बेटा, वही वाले को एक रिपीट किया कि स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व। ये एक बार आपको दिखाने के लिए चार्ट फॉर्म में लिखा है कि कैसे स्टिमुलस रिसेप्टर मिला, स्टिमुलस ने काम किया, सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड, सेंसिस मोटर न्यूरॉन से इफेक्टर पे जाते हैं। इधर तक क्लियर हो बेटा, ब्रेन का स्ट्रक्चर तीन में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। सो ये था बेटा अपना ब्रेन, पीछे का पार्ट, और ये था स्पाइनल कॉर्ड। और इससे निकलने वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, और इससे निकलने वाली नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल। ये दोनों को बोला जाता है पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों को कॉम्बिनेशन में बोला जाता है सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये था हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का बेटा स्ट्रक्चर। अब ये टिश्यूज अगर कभी पूछे कि हाउ डज नर्वस टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड, तो ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है हार्ड कवरिंग से। हार्ड कवरिंग होती है जिसे बोलते हैं क्रेनियम। क्या बोला जाता है बेटा, क्रेनियम। और ब्रेन के ऊपर तीन लेयर की फोल्डिंग है जिसे बोला जाता है मेनेंजिस। क्या बोला जाता है बेटा, मेनेंजिस, जो कवरिंग देता है। और इसके बीच में एक फ्लूइड है जो क्या करता है बेटा, फ्रिक्शन से बचाता है। जैसे कभी आप टकराए तो एकदम से ब्रेन डायरेक्ट हार्ड बोनी स्ट्रक्चर पे नहीं जाएगा, फ्लूइड क्या करेगा, एक पतला लिक्विड दोनों के बीच में लेयर रखेगा कि कोई चीज रप्चर ना हो, जिसको बोलते हैं CSF, सेरेब्रो, क्योंकि ये सेरेब्रम को बचा रहा है, सेरेब्रो। और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है दोनों चीजें, स्पाइनल फ्लूइड,
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो इससे ब्रेन प्रोटेक्टेड है, क्रेनियम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और स्पाइनल कॉर्ड कैसे प्रोटेक्टेड है बेटा, तो इसके ऊपर एक पूरी हार्ड कवरिंग होती है बोन की, उसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो इस तरीके से हमारे नर्वस टिश्यू प्रोटेक्टेड है। तो जो पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है वो किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। तब तक अपन ने क्या पढ़ा, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, सीएनएस पीएनएस के बारे में, और नर्वस टिश्यू कैसे प्रोटेक्टेड है। ये था हमारा इन डेप्थ पूरा पार्ट 1 अबाउट हाउ डज नर्वस सिस्टम कंट्रोल ओवरऑल ह्यूमन बॉडी। सो टू सम इट अप, reflex arc is the pathway followed by reflex action. What is reflex action? Sudden, unconscious, involuntary action. What is reflex arc? Stimulus, receptor, sensory nerve, motor nerve, effector. What is stimulus? तो जो भी आपको फील हो रहा है ठंडा गर्म वगैरह वो. What are types of receptor? फोटो, फोनो, olfactory, gustatory, tango. ये रिसेप्टर ने रिसीव किया सिग्नल, अब वहां से कहां गया हमारी बॉडी, स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंसरी नर्व, मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर। 5 रिसेप्टर कौन से थे, फोटो, फोनो, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी और टच वाला टेंगो। और इसके अलावा व्हाट इज नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइज्ड ऑफ, सीएनएस, पीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज सीएनएस एंड cranial nerves and spinal nerve is PNS। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड कैसे, तो हार्ड बोनी कवरिंग क्रेनियम, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और मेनिंजेस, और इधर के लिए वर्टिब्रल कॉलम। होप से आप लोगों को इधर तक समझ आया बच्चा। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या आता है एग्जाम में, तो न्यूरॉन के बारे में आता है स्ट्रक्चर, डेंड्राइट, एक्सॉन, नर्व एंडिंग, साइनेप्स, फिर रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन आता है, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व का डिफरेंस आता है, फिर हाउ डज नर्वस टिश्यूज आर प्रोटेक्टेड ये आता है। इन डेप्थ नोट्स के लिए बेटा अभी भी बोल रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे स्कॉलर क्लासेस को फॉलो करिएगा, और ये पार्ट 1 के साथ अपन अभी पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक, कमेंट और पिन बटन को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। सो अभी तक अपन ने पढ़ा बच्चा एनिमल्स के बारे में या ह्यूमंस का कोऑर्डिनेशन, अब बढ़ते हैं प्लांट्स के कोऑर्डिनेशन में। तो क्या प्लांट्स के पास भी ब्रेन होता है? जी नहीं, प्लांट्स में 2 तरह के मूवमेंट होती है बेटा, दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। ये था हमारा पार्ट 2 चैप्टर का कि भाई कोऑर्डिनेशन एनिमल्स का पूरा पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन प्लांट्स का। फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन हार्मोन की मदद से, यानी एंडोक्राइन सिस्टम ह्यूमंस में और प्लांट के हार्मोन्स के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की ओर। सो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है बेटा, तो 2 तरीके से होता है। So plants don't have nervous system, they don't have coordination with nerves or any muscles। तो कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं भाई, तो प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन होता है 2 तरीके से, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट का डिफरेंस 3 मार्क्स से 2 मार्क्स में आता है। अब नेस्टिक मूवमेंट मतलब बेटा क्या, उनको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, उनके ऊपर कोई स्टिमुलस आया तो वो रिस्पॉन्स देंगे, वरना वो रिस्पॉन्स नहीं देंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, आप उसके लीव्स को छूओगे तो उसके लीव्स अपने आप को श्रिंक कर लेंगे, उसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। सो ये है नेस्टिक मूवमेंट, प्लांट रिस्पॉन्स टू टच। तो कोई भी स्टिमुलस पे टच कर रहे हैं, डायरेक्शन पे टच कर रहे हैं, वो हो गया नॉन डायरेक्शनल, उसको कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, एक स्टिमुलस मिला उसने रिस्पॉन्स दिया और ठीक हो गया। सो उस नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को बोला जाता है नेस्टिक मूवमेंट। उसका बेस्ट एग्जांपल है टच मी नॉट प्लांट, दैट इज मिमोसा पुडिका। इसका बेस्ट नेम है, ये 1 मार्क्स में आता है बेटा के, टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा पुडिका। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सो 2 टाइप्स ऑफ प्लांट मूवमेंट, जैसा कि अपन ने देखा, एक ग्रोथ बेस्ड है ट्रॉपिक मूवमेंट, और ये किसी पे कंट्रोलिंग नहीं है, इसको रिस्पॉन्स दोगे तब ये देगा, वो है नेस्टिक मूवमेंट। सो 2 मूवमेंट क्लियर हो बेटा, नाम से ही ट्रॉपिक और नेस्टिक। सबसे पहले बढ़ते हैं नेस्टिक के लिए। इमीडिएट रिस्पॉन्स देते हैं, कोई भी स्टिमुलस मिला उस पर उसने काम किया और जैसे स्टिमुलस हटा वो नॉर्मल हो गया। जैसे बेस्ट है टच मी नॉट प्लांट, छुई मुई जिसको हिंदी में बोलते हैं, टच किया उसने अपने लिप्स को शर्मा लिया कि भाई छुई मुई, शर्मा जाती है, और जैसे आपने अपना टच हटाया 1-2 मिनट के बाद वो फिर से नॉर्मल अपने लिप्स को सही साइज में ले आएगी। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स है, किसी फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ सेल टू सेल इंफॉर्मेशन नहीं जा रही, कोई नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक मोमेंट है कि सिग्नल मिला, इसने रिस्पॉन्स दिया, बात खत्म हुई। दूसरा है
जो ग्रोथ बेस्ड मूवमेंट है बेटा, जो स्टिमुलस से ग्रोथ करता है, जैसे उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, कि भाई आप ये फैक्टर्स दोगे तभी वो ग्रो करेगा। जैसे सनलाइट मिले तभी ग्रो करेगा, रूट्स नीचे की तरफ ग्रो करेगा, पानी मिलेगा तभी वो ग्रो करेगा। तो फैक्टर डिपेंडेंट ग्रोथ है, तुरंत रिस्पॉन्स नहीं देगा, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप अपना बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करेगा। उस मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। वो स्टिमुलस पे काम नहीं करता, स्टिमुलस एज इन सनलाइट और इन सब पे काम करेगा, पर ऐसे तुरंत स्टिमुलस मिला और तुरंत ग्रो हो गया ऐसा नहीं है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल है, स्टिमुलाई जो भी मिल रहा है उस पर काम कर रहा है और स्लोली ग्रोथ कर रहा है प्लांट की। तो मेनली 4 ट्रॉपिक मूवमेंट है बेटा, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और एक थिग्मोट्रॉपिज्म भी है, वो भी इसका ही पार्ट है। शूट और रूट 2 सिस्टम है प्लांट का। शूट सिस्टम क्या बेटा, रूट के ऊपर वाला पूरा पार्ट शूट सिस्टम, शूट के नीचे वाला रूट वाला पार्ट रूट सिस्टम। तो सारी चीजें क्या है, अबोव द ग्राउंड ग्रो हो रही है, चाहे उसकी ब्रांचेस ले लो, उसका स्टेम ले लो, उसकी लीव्स ले लो, फ्लावर्स ले लो, ये सब क्या होगा बेटा, शूट का पार्ट। और रूट नीचे की तरफ, तो ग्रेविटी से जो अवे जा रहा है और ग्रेविटी के जो टुवर्ड्स जा रहा है वो हो गया जियोट्रॉपिज्म। फिर आपको पता है रूट्स को सनलाइट की जरूरत नहीं है और स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स को सनलाइट की जरूरत है। तो जो चीजों को लाइट की जरूरत है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, यानी फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है लाइट, तब वो ग्रो कर रहा है, तो वो फोटोट्रॉपिज्म हो गया। सो जो टुवर्ड सनलाइट हुआ वो पॉजिटिव, जो अवे दी सनलाइट हुआ वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सेम जियोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द ग्रेविटी पॉजिटिव, यानी रूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रहे हैं नीचे की तरफ, और शूट सिस्टम पूरा अपोजिट ग्रेविटी, तो वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो प्लांट रिस्पॉन्स टच मी नॉट प्लांट्स ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कौन सा मूवमेंट हुआ बेटा, नेस्ट्रिक। और ये कौन सा हुआ, जो ट्रॉपिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, ये हो गया ट्रॉपिक मूवमेंट। इधर तक क्लियर हुआ बेटा। तो 2 तरह के मूवमेंट्स है। अब जैसे एनिमल रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी चीज की मूवमेंट पे, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, सेंसरी ऑर्गन। फिर प्लांट्स कैसे करते हैं, तो प्लांट्स ग्रोथ पे डिपेंड होते हैं सनलाइट से, वो हो गया फोटोट्रॉपिज्म। फिर प्लांट्स के स्टोमेटा पे प्रेशर चेंज आए तो चेंजेस आ गए। प्लांट के हार्मोन्स काम करते हैं। प्लांट में 2 मूवमेंट है जो अपन कब से पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिक और नेस्टिक। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे प्लांट अपने आप को केमिकली अडेप्ट करते हैं। तो ये है प्लांट का कोऑर्डिनेशन, कि भाई प्लांट अपने स्टोमेटा के प्रेशर से, टर्गर प्रेशर से, मूवमेंट से, फाइटो हार्मोन्स दैट इज प्लांट हार्मोन, इस तरीके से अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। जबकि एनिमल्स मस्कुलर, नर्वस, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, सेंसरी, इन सारी चीजों से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। अब बढ़ते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। तो जैसे स्टेम के टेंड्रिल्स, मनी प्लांट वगैरह देखा है बेटा, तो जैसे उनको एक डायरेक्शन की जरूरत है, एक सपोर्ट की जरूरत है, तभी वो आगे आगे क्लाइंब करके ग्रो करेंगे। तो हर प्लांट को एक मूवमेंट की जरूरत है। जैसे स्टिक आपने दिया तो आपने उसको सपोर्ट दिया और प्लांट ने अपने आप को ग्रो कर लिया। तो जहां ग्रोथ के लिए एक सपोर्ट की जरूरत है, एक डायरेक्शन की जरूरत है, उसी को बोला जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। So, plant movement that takes place along a particular direction are called as trophic movement. This movement can be towards the direction of stimulus. अब या तो वो towards होगा या तो away होगा। जैसे मैंने बोला कि shoot यानी stem, leaf, branches, ये इनको sunlight की जरूरत है, तो towards, root को sunlight की जरूरत नहीं है, यानी away। तो phototropism towards और away, तो positive towards वाला और negative away वाला। फोटोट्रॉपिज्म क्लियर है, जो लाइट के कारण हुआ। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, जो ग्रेविटी के कारण, टुवर्ड्स द ग्रेविटी, यानी रूट टुवर्ड्स ग्रो रहे और शूट ऑपोजिट ग्रो रहे। तो टुवर्ड्स पॉजिटिव रूट हुए और नेगेटिव हमारा शूट हुआ। थिग्मोट्रॉपिज्म, जैसा कि पिछली स्लाइड में अपन ने देखा कि ये मनी प्लांट को देखा तो डायरेक्शन की जरूरत पड़ी थी कि भाई लकड़ी दिया तो इसने इसको सपोर्ट में ग्रो कर लिया। तो यहाँ मैकेनिकल टच दे रहे। मैकेनिकल टच मतलब क्या, हम एक गाइडेंस दे रहे कि आप इस तरह से ग्रो करो। जैसे मनी प्लांट को मम्मी बांध देती है ना किसी पिलर वगैरह में कि वो उस तरीके से ग्रो करे, तो एक मैकेनिकल टच से उसको एक ग्रोथ का डायरेक्शन दिया। या पेड़ों को काटते रहते हो साइड साइड से, एक लेयरिंग करते रहते हो ताकि वो और ज्यादा घने हो, तो वो मैकेनिकल टच को थिग्मोट्रॉपिज्म बोला जाता है। चौथा है हाइड्रोट्रॉपिज्म,
और हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब क्या बेटा, कि पानी जैसे उसको वाटर का स्टिमुलस मिलेगा तो वो अपने पोर्स को ओपन करेगा या क्लोज करेगा, वो हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म। चार ट्रॉपिक मूवमेंट समझ आए, फोटो लाइट के लिए, जियो ग्रेविटी के सेंस में, थिग्मो मैकेनिकल टच के फॉर्म में, हाइड्रो वाटर के फॉर्म में। और कीमोट्रोपिज्म मतलब क्या बेटा, जब एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज हो रहे हैं तो पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो रहा है ओव्यूल की तरफ, यानी केमिकल स्टिमुलस रिस्पांस दे रहा है ओव्यूल की तरफ जर्मिनेट होके फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो केमिकल रिस्पांस रिलीज हो रहे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए अवे जा रहे हैं, ताकि वो एसिड्स वगैरह हार्मफुल चीजों से बच सके और जर्मिनेशन हो सके। तो जब भी रिस्पांस किसी स्टिमुलस से अवे जा रहा है वो नेगेटिव हो गया। जैसे सनलाइट के फॉर्म में क्या था, शूट पूरा पॉजिटिव था, रूट नेगेटिव था, ग्रेविटी में भी रूट पॉजिटिव था और शूट नेगेटिव था। वैसे ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज नोन एज कीमोट्रोपिज्म। सो ये थे अलग अलग हमारे डायरेक्शनल मूवमेंट। जैसे कि अभी मैंने बताया पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म कौन है, रूट, और नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कौन है, शूट। सेम डायरेक्शन टू लाइट फोटोट्रोपिज्म, सनलाइट, सनफ्लावर ग्रो टुवर्ड्स दी सनलाइट, तो ये पॉजिटिव हो गया और इसको सनलाइट की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। और कीमोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन रिस्पांस टू सर्टेन केमिकल्स, जैसे पोलन ट्यूब का ग्रोथ ओव्यूल की तरफ जो केमिकल सिग्नल्स के कारण रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। तो पोलन ट्यूब जो ओव्यूल की तरफ ग्रो हो रहा है उसी को बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। और थिग्मोट्रोपिज्म ऑलरेडी मैंने बताया बेटा कि एक टच देना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा अपने को, डायरेक्शन या गाइडेंस देनी पड़ेगी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। और हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब प्लांट्स को वाटर देंगे, रूट रिस्पॉन्स टू वाटर इन द सॉइल, मॉइस्ट सॉइल में रूट स्ट्रेट ग्रो होंगे और ड्राई सॉइल में रूट बेंड टुवर्ड्स द वाटर। तो जहां स्टिमुलस की अवेलेबिलिटी होगी वहां वो बेंडिंग शो करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मॉइस्ट सॉइल है तो रूट्स कैसे स्ट्रेट ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि हर तरफ पानी है, मॉइस्चर है, और इधर पानी की कमी है, तो जिस डायरेक्शन में पानी ज्यादा है रूट्स क्या कर लेंगे, अपने आप को बेंड कर लेंगे। ये हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म। अब बात है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स थ्रू मूवमेंट्स। अब अपन पढ़ेंगे प्लांट के हार्मोन्स, जिनको बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स को फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। टोटल 5 प्लांट हार्मोन्स है बेटा। 3 है जो ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। हार्मोन्स मतलब क्या बेटा, एक केमिकल मैसेंजर, चाहे आप प्लांट की बात कर लो या एनिमल की बात कर लो, एक केमिकल मैसेंजर है, 8 में पढ़ा था, जो रिलीज होते हैं टारगेट साइट पे और अपना एक्शन करते हैं। तो जो प्लांट को ग्रोथ देने में मदद करे वो हो गया ग्रोथ प्रमोटर, और जो प्लांट की ग्रोथ को रोक दे वो हो गया ग्रोथ इनिबिटर, क्योंकि प्लांट भी एक स्टेज तक ग्रो होता है, उसके बाद प्लांट ग्रो होने के बाद उसके सेकेंडरी फंक्शन हो जाते हैं, तो वो ग्रोथ इनिबिटर करते हैं। और ये 5 हार्मोन्स को जो मेन, आप ऐसे तो बहुत सारे बेटा, पर अपने को जो मेन 5 पढ़ने हैं वो आपको याद रखने हैं। इन्हीं 5 मेन हार्मोन्स को बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। और वो कौन से 5 है, तो ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। इसको याद रखने का निमोनिक क्या है, डबल ए, फिर एग्जाम्पल का ईजी, सी, डबल ए एग्जाम्पल सी, डबल ए फॉर ऑक्सिन, ए फॉर एब्सिसिक एसिड, ई मतलब इथिलीन, जी मतलब जिबरलिन और सी मतलब साइटोकाइनिन। अब डबल ए में एक ग्रोथ प्रमोटर है और एक ग्रोथ इनहिबिटर है। ऑक्सिन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को स्लो करता है, इथिलीन ग्रोथ को रोकता है, जिबरलिन ग्रोथ को प्रमोट करता है और साइटोकाइनिन भी ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो 5 प्लांट हार्मोन है जिसमें से 3 ग्रोथ प्रमोटर्स है, ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनिन्स, और एक दो हार्मोन जो इनहिबिट करता है, रोकता है प्लांट की ग्रोथ को, वो है इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। करते हैं ऑक्सिन्स जो फोटोट्रोपिज्म भी शो करते हैं। व्हाट इज फोटोट्रोपिज्म पढ़ा था ना बेटा, सनलाइट के डायरेक्शन से जो काम करता है। तो ऑक्सिन पहला हार्मोन है बेटा जो ग्रोथ प्रमोटर है, ग्रोथ को बढ़ावा देता है। जब लाइट प्लांट की टिप पे फॉल होती है बेटा, तो प्लांट क्या हो जाता है, लाइट की तरफ बेंड होना स्टार्ट कर देता है, और
ये ऑक्सीजन क्या करता है बेटा, माइग्रेट टू शेडेड साइड। अब जिस साइड पे सनलाइट मिल रही है वहां तो खाना बन रहा है, ऑपोजिट साइड पे क्या हो रहा है, सेल को वो क्या करता है, इलोंगेट करने में मदद करता है। इलोंगेशन मतलब क्या, प्लांट की हाइट को बढ़ाने में मदद करता है। तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्लांट को इलोंगेट करने में मदद कर रहा है। कॉजेज बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, एक तो लाइट की तरफ बेंड कर रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन यानी ग्रोथ करने में मदद कर रहा है। तो पहला ग्रोथ हार्मोन हो गया बेटा। दूसरा है जिबरलिन, तो स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। हर प्लांट धीरे धीरे बढ़ता है ना, हर दिन थोड़ा 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 थोड़ा, तो जिबरलिन क्या कर रहा है, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ाता है। ऑक्सिन्स ने क्या किया, प्रमोट किया सेल इलोंगेशन को, और जिबरलिन ने क्या किया, पूरा स्टिमुलेट किया स्टेम को रेगुलेट करके। साइटोकाइनेस तीसरा हार्मोन, ये भी ग्रोथ प्रमोटर है बेटा। साइटो मतलब क्या, मोर माइटोसिस। माइटोसिस अपन ने 9th में पढ़ा था, सेल डिवीजन है, जितना सेल डिवीजन होगा उतना ग्रोथ को प्रमोट करेंगे। तो 3 ग्रोथ प्रमोटर अपन ने पढ़े, ऑक्सिन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनेस। ये सेल डिवीजन में मदद करता है, ऑक्सिन सेल इलोंगेशन में मदद करता है, जिबरलिन ग्रोथ ऑफ स्टेम। अब अपन पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड और इथिलीन के बारे में। सो इथिलीन का फंक्शन क्या है, ये राइटनिंग ऑफ फ्रूट करता है, यानी फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रूट्स में इंजेक्शन देके पकाए जाते हैं, वो कोई और नहीं, इथिलीन के इंजेक्शन होते हैं जो डाइल्यूट फॉर्म में इंजेक्ट किए जाते हैं प्लांट को जल्दी पकाने के लिए, कि प्लांट की ग्रोथ को रुका के अब इनको क्या करना है, अपने को मेच्योर करना है, पकाना है। तो इथिलीन का काम है राइपनिंग, मतलब फ्रूट्स को पकाना। और बच्चा एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है बेटा, लीफ जब भी ऑक्सिन लीफ, हर लीफ एक टाइम के बाद शेड होता है, गिरता है, तो इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड प्रमोट्स द विल्टिंग ऑफ लीफ। यानी ये लीफ जब भी कमजोर पड़ता है तो उसको शेड कर देता है। तो 3 फेज में बेटा, लीफ को पहले तो मेंटेन किया, लीफ ग्रो हुआ, फिर इथिलीन ने क्या किया, ट्रिगर्स द सेपरेशन ऑफ लेयर, और जब लीफ पतला हो गया, येलोइंग हो गया, तो एब्सिसिक एसिड उसको प्लांट की ब्रांच से रिमूव करने में मदद करता है। तो 2 इनहिबिटिंग ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स थे, और इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीफ, यानी जो भी लीफ मुरझा रहा है उसको प्लांट से अलग कर देना एक मैच्योरिटी स्टेज के बाद, और इथिलीन फ्रूट को पका देता है। तो इन्होंने ग्रोथ को स्टॉप किया, और ऑक्सिन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनेंस ने ग्रोथ प्रमोट किया। तो ये पूरा था बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो फटाफट समझ लेंगे क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल है, स्टिमुलस एक खाली रिस्पांस दिया और उसने रिस्पॉन्ड बैक किया, दैट इज मोमोसा प्लूडिका, टच मी नॉट प्लांट। ट्रॉपिक मूवमेंट 4 थे, फोटो, कीमो, जियो, हाइड्रो, और भी एक है थिग्मो। फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब ग्रेविटी, थिग्मो मतलब टच, फिर हाइड्रो मतलब वाटर, कीमो मतलब केमिकल्स। और फिर अपन ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, दैट इज ऑक्सिन्स, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। ऑक्सिन्स ने क्या किया, सेल इलोंगेशन किया, स्टेम की हाइट बढ़ाई जिबरलिन्स ने, और सेल डिवीजन किया साइटोकाइनिन्स ने, फ्रूट्स को पकाया इथिलीन ने, और एब्सिसिक एसिड ने क्या किया, लीफ जब एक बार मैच्योर हो गया तो उसको एक स्टेज के बाद विल्ट किया, यानी अपने ब्रांच से सेपरेट किया। तो होप सो कोऑर्डिनेशन समझ आया बच्चा लोग। ये था हमारा कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स, हमारा लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसमें से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता है आता है आता है। ऑलरेडी 8 में अपन ने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था, अब अपन उनके बारे में इन डेप्थ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अब तक अपन ने पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, और कैसे प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्स देते हैं। अब अपन पढ़ेंगे एनिमल में कैसे हार्मोन काम करते हैं। तो बेटा ऑलरेडी अपन ने 8 में पढ़ा था, हार्मोन्स क्या बेटा, एक केमिकल मैसेंजर्स है। हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, एक है एंडोक्राइन सिस्टम और एक है एक्सोक्राइन सिस्टम। एक्सोक्राइन क्या बेटा, जिस जो डक्ट वाले होते हैं, जो ग्लैंड्स डक्ट से बने हैं, कि भाई जब स्टिमुलस आएगा तो वो रिलीज करेंगे और अपना काम करेंगे। जैसे सलाइवरी ग्लैंड, यहाँ डक्ट होता है, जब सलाइवा की जरूरत है सलाइवा रिलीज होगा और वो काम करेगा। एक्सोक्राइन ये है, और एंडोक्राइन डक्टलेस होता है, उनको हार्मोन से काम करते हैं। अब मेन जो मास्टर ग्लैंड है जो काम करता है सारे हार्मोन पे, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स कि कैसे हार्मोन्स काम करते हैं। तो एक रफ स्केच दिया है बेटा आप लोगों को, कैसे लोकेशन वाइज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ब्रेन रीजन में होता है, ये मेल का डायग्राम है और ये फीमेल
बॉडी का डायग्राम है, तो पिट्यूटरी रीजन यहाँ है। फिर नेक रीजन में होता है थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है थायरोक्सिन हार्मोन। फिर लीवर के जस्ट नीचे होता है पैंक्रियास, वहां होता है अपोजिट साइड पे इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। हर हार्मोन को इन डेप्थ अभी अपन पढ़ेंगे। फिर किडनी के आउटर लेयर में होता है एड्रिनल ग्लैंड जो रिलीज करता है एड्रिनलिन हार्मोन। और ह्यूमन में मेल और फीमेल में अलग अलग सेक्स हार्मोन रिलीज होते हैं। मेल्स में रिलीज होता है टेस्टिस रीजन से टेस्टोस्टेरॉन, और फीमेल में ओवरीज से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। अब सारे हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, लोकेशन तो अपन ने देख ली, बढ़ते हैं फंक्शन की ओर। और इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाली मास्टर ग्लैंड है जो ब्रेन रीजन में पाए जाते हैं, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पूरा कंप्राइज होता है या कंसिस्ट होता है, ये सारे ग्लैंड्स मिलके हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। सो बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। अभी अपन ने एंडोक्राइन सिस्टम क्या चीजों से कंसिस्ट है वो बताया। तो हॉर्मोन्स एक ऐसे केमिकल मैसेंजर है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जो हमारी बॉडी के ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, फिर और बहुत सारे चेंजेस को लाने में मदद करते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड से ट्रैवल्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो क्या रेगुलेट करते हैं बेटा, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पे अपनी बॉडी को अडेप्टेशन और रिस्पांस देने में मदद करते हैं। बढ़ते हैं पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की ओर। ये पूरा एक ओवरव्यू है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में रहता है जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, पैंक्रियास जो ब्लड शुगर रेगुलेट करता है, एड्रिनल ग्लैंड जिसको फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी बोला जाता है, स्ट्रेस रिस्पांस के इमीडिएट एक्शन एक्ट करने वाला हार्मोन फ्लाइट और फ्राइट इमरजेंसी सिचुएशन में, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और फीमेल में ईस्ट्रोजन हार्मोन ओवरीज से निकलने वाला। अब बढ़ते हैं हर एक हार्मोन के बारे में इन डेप्थ में बेटा थोड़ा सा। तो पहला ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन रीजन में इधर पाया जाता है पीछे ब्रेन स्टेम के पास। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ये था पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा एग्जैक्ट लोकेशन कि यहाँ पिट्यूटरी का जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर पिट्यूटरी स्टॉक है जहां से पूरा कंट्रोल करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करें तो बेस ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है। इट इज कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस और सारे हार्मोन्स के कंट्रोलिंग सेंटर पे काम करता है। इनफैक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड ही है जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। अब किसी इंसान की हाइट खूब ज्यादा लंबी हो गई, उसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म, जब पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जब लेस हार्मोन रिलीज करता है तो इंसान की हाइट बिलो एवरेज से भी कम हो जाती है, उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। अब नेक्स्ट हार्मोन की ओर बढ़ते हैं, थायराइड ग्लैंड जो नेक रीजन में पाया जाता है, जो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है बेटा, थायरोक्सिन। और ये क्या करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, ये सबको डाइजेशन में मदद करता है। बटरफ्लाई शेप्ड ऑर्गन है। अब इस हार्मोन को थायरोक्सिन रिलीज करने के लिए आयोडीन की खूब जरूरत होती है बेटा। आयोडीन की कमी हुई तो ये ऑर्गन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट यूज करना चाहिए। अगर ये हार्मोन थायरोक्सिन कम होगा तो यहाँ नेक में स्वेलिंग आ जाएगी जिसको बोलते हैं गॉइटर, और उसको लिए आयोडाइड डाइट लेनी जरूरी है। सो गॉइटर इज अ डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। सो थायराइड ग्लैंड बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है जो हमारे लैरिंक्स के नीचे, वॉइस बॉक्स के नीचे, जो दो लोब में डिवाइडेड है। तो थायराइड ग्लैंड से क्या रिलीज होता है बेटा, थायरोक्सिन जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, गॉइटर डिजीज। बढ़ते हैं हमारे अगले स्लाइड की ओर। पैंक्रियास, पैंक्रियास से रिलीज जो होता है वो हार्मोन है इंसुलिन, जो हमारी बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है बेटा। जितने फ्री शुगर पार्टिकल्स है हमारे बॉडी में, अगर इंसुलिन क्या करता है, उसके लेवल को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन का लेवल डाउन हो गया तो ब्लड शुगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में डायबिटीज। इसीलिए जब क्रोनिक स्टेज में डायबिटीज हो जाता है तो क्या लेते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो पैंक्रियास यूनिक, हाँ एक ये चीज बेटा बोर्ड में आता है, पैंक्रियास को एंडोक्राइन भी बोलते हैं और एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि पैंक्रिएटिक डक्ट से रिलीज होता है पैंक्रिएटिक जूस जो हमारा डाइजेशन में मदद करता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रिप्सिन और लाइपेस और पैंक्रिएटिक अमाइलेस्टिन एंजाइम रिलीज होते हैं, तो डक्ट की मदद से हुआ इसलिए एक्सोक्राइन। और ये इसने एक हार्मोन भी रिलीज किया इसीलिए इसको बोला जाता है एंडोक्राइन।
और पेंक्रियास का साइज ऑलमोस्ट 15 टू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग और 70 से 110 ग्राम का उसका वेट होता है, और ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होता है, और ये सी शेप्ड कर्व शेप का होता है। बढ़ते हैं एड्रिनल ग्लैंड की ओर। ये किडनी के आउटर मोस्ट लेयर पे होता है। इसको फ्लाइट और फाइट या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। जैसे आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आप सोचोगे थोड़ी कुत्ता पीछे पड़ा है, अच्छा रुकूंगा तो क्या होगा, सीधा भागने लगोगे, काट ना ले इसलिए। तो इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है जो क्विक एक्शन रिस्पॉन्स दे, ऐसे हार्मोन्स को बोला जाता है इमीडिएट रिस्पॉन्स या फ्लाइट और फाइट हार्मोन। सो सीक्रेट एड्रिनलिन इमरजेंसी हार्मोन, और ये एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, बॉडी की ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, और फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में काम करता है। तो एड्रिनल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, जो हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटीज को, हार्ट बीट को, ब्रीदिंग को, सारे मैकेनिज्म को बढ़ा देता है। जैसे कभी कभी आप लोग ने देखा होगा कि ऊंचे झूले पे से नीचे गिरते तो ऐसा लगता है ना सांस अटक गई, तो उस टाइम एड्रिनलिन रश सबसे ज्यादा पीक पे रहता है और आपको सारी एक्टिविटीज को वो बढ़ा देता है। अब बढ़ते हैं सेक्स हार्मोन की ओर। तो मेल के टेस्टिस में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, स्पर्म का फॉर्मेशन, फिर मेल में टेस्टिस ओवल शेप के होते हैं, और ये क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। ये है टेस्टिस, जहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, दैट हैंग्स आउट द बॉडी। दिस पोजीशन कीप देम एट स्लाइटली कूलर टेम्परेचर, और इसके ऊपर एक स्क्रोटम की लेयर होती है जो कम टेम्परेचर रखता है 2 से 3 डिग्री, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। तो टेस्टोस्टेरोन बेसिकली क्या है बेटा, टेस्टिस ओवल शेप के ऑर्गन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यही सेक्स हार्मोन्स को टेस्टोस्टेरोन बोला जाता है। बढ़ते हैं फीमेल में। तो फीमेल में होता है ओवरीज। ओवरीज क्या होता है बेटा, हर महीने एक मैच्योर ओवम रिलीज होता है वजाइना से। ये पीरियड, जिसको पीरियड्स भी बोला जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोला जाता है, इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना, प्रेगनेंसी के टाइम पे सारे हार्मोन्स का बैलेंस रेगुलेट करना, ये रिलीज और बैलेंस करता है ओवरी, जो दो हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो द ओवरीज आर द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाने के लिए, जो कि है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ओवरीज पैर में होती है, जैसे टेस्टिस पैर में, ओवरीज पैर में। तो ये था बेटा हमारा एनिमल हार्मोन्स। सो एक बार क्विक रिवीजन करें तो अपन ने टोटल कितने हार्मोन्स पढ़े बेटा। पहला था पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड बोल देते हैं, ब्रेन के बेस रीजन में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करते हैं, और एक्सेसिव हुआ तो जाइजेंटिज्म, कम हुआ तो ड्वार्फिज्म। फिर था थायरोक्सिन, जो मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है, डेफिशिएंसी हुआ तो गॉइटर। फिर था पेंक्रियास से इंसुलिन, जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो डायबिटीज या शुगर की प्रॉब्लम। फिर चौथा था एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन हार्मोन, और पांचवा था मेल में टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल में था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, फीमेल में वो थे सेक्सुअल हार्मोन। तो ये था बेटा हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। होप्स आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हो। ये था हमारा आज का टॉपिक, पूरा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज एनिमल का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम, प्लांट्स का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट, और फाइटो हार्मोन, दैट इज प्लांट हार्मोन, एनिमल एंडोक्राइन सिस्टम पूरा। तो होप्स आपको ये वीडियो समझ आया हो बेटा। अब तक आप लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आज अपन ने पढ़ा। होप्स आप लोगों को समझ आया होगा कैसे प्लांट्स, एनिमल्स सब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एसिड बेस सॉल्ट के लिए। इसके ऑलरेडी अपन ने छोटे छोटे शॉर्ट्स डाल रखे हैं, कैसे एसिड रिएक्ट करता है, बेस इंडिकेटर, सारी चीजों के बारे में। और इसके अलावा साइंस के बहुत सारे चैप्टर्स के अपन ने वीडियो अपलोड कर लिए, और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस है। खाली आप लोगों का काम है स्कॉलर क्लासेस सर्च करिए, लाइक करिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे बच्चा लोग, पिन बेल आइकन पे क्लिक करिए, और stay tuned for the another chapter with rocking acid, base and salt, the most important chapter of class 10. Till that, take care, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ते रहो।